नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूरोप अपनी न्यू डिफेंस पॉलिसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कीन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, उनके द्वारा लगातार ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि नेटो अमेरिका के कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि यहाँ से जो रिसोर्सेज जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहे हैं। और अमेरिका में देखा जाए तो बोला हम दूसरे कंट्रीज की डिफेंस को सिक्योर करने के लिए हम पागलों की तरह पैसा लगा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बिजनेस माइंडसेट है ना, ये कहीं ना कहीं नेटो के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा टेंशन में डाल चुका है। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज ने ये डिसाइड कर लिया कि हम आने वाले 5 से 10 सालों में धीरे धीरे करके हमारी अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है सिक्योरिटी के लिए, हम धीरे धीरे उसको स्विच कर लेंगे। इसका मतलब एक पावर ट्रांसफर के ऊपर यूरोप जो है वो काम कर रहा है, जिसमें यूएसए का ऑल्टरनेट खुद को तैयार करेगा। ठीक है जी। अब इसमें मेजर कॉज मैंने आपको बताया कि ट्रंप का कहना रहता है कि मनी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हम वहां पर फ्लड कर रहे हैं और उनका हमें रिटर्न कुछ खास मिल नहीं रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट रहा वो रहा यूक्रेन का। जिस तरीके से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को सीधा कहा कि भाई आपको वेपन भी मिल जाएगा, मिलिट्री सपोर्ट मिल जाएगा, इंटेलिजेंस भी हम सब दे देंगे, वो एकदम से बंद हो गया। वो जो सपोर्ट था वो एकदम से बंद हो गया जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक बिजनेस माइंड वाली जो बात है ना वो करनी स्टार्ट कर दी कि भाई यूक्रेन को जिस तरीके से यूएसए का सपोर्ट मिला है, उस सपोर्ट का अब यूक्रेन को रीपेमेंट करने की जरूरत है। और सीधी नजर रही यूक्रेन के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं या फिर क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, उन पे कि भाई आप अपने जितने भी ये जो फ्यूचर एनर्जी या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट आपके पास में फैसिलिटीज हैं, उनमें अमेरिका का शेयर इंश्योर करो, क्योंकि अमेरिका ने आपको ब्लाइंडली बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो ऐसे में अब यूरोप बड़ा सख्ते में जा चुका है कि यार इस तरीके से हम अमेरिका पे अगर रिलाई करेंगे तो यूं तो फिर हमें भी इसी तरीके से प्रेशराइज करके हमारे रिसोर्सेज को फिर हमें नीलाम करना पड़ सकता है। तो यूएस जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल क्लियर है। और अब यूरोपियन कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि खुद का तो खुद को ही साथी बनना पड़ेगा, और यही बहुत बड़ा कंसर्न है यूरोप के लिए। पूरी डिटेल हम समझेंगे कि इस मुद्दे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कितना यूरोप को यूएसए को हटा करके अपनी खुद की डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, कौन कौन से कंट्रीज इस इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहे हैं, कहां पर यूरोप स्टैंड करता है एक्चुअल में, और रशिया का कितना बड़ा थ्रेट है यूरोप के लिए, वो सारा हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और मुझे फॉलो कर लो इस टेलीग्राम चैनल पे। और इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2027 के जो टारगेट करके चल रहे हैं उनके लिए संकल्प है इंग्लिश और हिंदी में, 26 वालों के लिए टाइटन है इंग्लिश में, और 26 वालों के लिए प्रहार है इंग्लिश और हिंदी में। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के में जीएस और सीसैट दोनों मिलेंगी, और डेली आपकी एमसीक्यू और मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहती है, और साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स भी दी जाती हैं। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा रिलायंस अभी यूरोप की चल रही है अमेरिका पे, और अमेरिका ने कह दिया कि भाई नेटो जो है वो हमारे कंधों पर बोझ बना हुआ है। अच्छा, नेटो ही नहीं, इसके अलावा यूएन के ऊपर भी अमेरिका आवाज उठाता रहता है। डब्ल्यूएचओ के ऊपर तो पहले से ही बहुत सारे सवाल उठे थे जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था, उस टाइम पे चाइना ने और डब्ल्यूएचओ ने कोई भी टाइमली अनाउंसमेंट नहीं किए थे कि भाई ये खतरनाक बीमारी फैलने वाली है। तो ऐसे में चाइना का जो रोल है ना वो डब्ल्यूएचओ में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यूरोप यूएस बोल रहा है कि हम क्यों पैसा खर्च करें फिर। बट यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि एक वैक्यूम भी साथ ही साथ क्रिएट होता चला जा रहा है। उस वैक्यूम को फिर बाद में चाइना कैप्चर करेगा ना, तो ऐसे में फिर यूरोपियन कंट्रीज को तो दोनों तरफ से मार मिलने के चांसेस हैं। एक तो रशिया का थ्रेट है ही, रही सही में चाइना का जो ग्रो होना है अपने आप में, ये भी अपने आप में एक सिक्योरिटी थ्रेट का मामला बनता चला जा रहा है। तो क्लियर है मामला। प्लान यूएसए को रिप्लेस करना है, ये पूरा प्लान रहेगा नेटो का, जो बाकी नेटो कंट्रीज का, जिसमें हम यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा की बात कर रहे हैं। कनाडा तो खुद इस बात को लेकर के बड़े सख्ते में है, क्योंकि यूएसए ने क्या स्टेटमेंट दी है कि जी 51वां हम स्टेट बनाने वाले हैं कनाडा को। तो इस बात को लेकर के कनाडा भी बड़ा हाशिए पे है, बिल्कुल मार्जिनलाइज फील कर रहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन खुद को स्ट्रेंथन एनफ करना चाहता है, तो यूरोपियन यूनियन को ज्यादा भी नहीं तो अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर अभी यूरोप के द्वारा किया जा रहा है उसको 30% तक और बढ़ाना पड़ेगा। सवाल यह आता है कि इस सारे मामले में, इस मुहिम में लीडिंग रोल प्ले करने वाले कंट्रीज कौन है। तो देखो, जो मेजर पावर है ना यूरोप की, वो जिसमें यूके है, फ्रांस है,
जर्मनी है। ये 3 तो हो गए। इसके अलावा नॉर्डिक कंट्रीज जिनके साथ में रशिया की कोस्टल लाइन या फिर बॉर्डर शेयर होती है, जिनके अंदर आपका आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है, इस पे यूरोप काम करना चाह रहा है, चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो। और जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं ये कंट्रीज भी। और ये करना भी पड़ेगा, नहीं तो यूक्रेन का जो लेसन मिला है ना, वो कोई भूल नहीं सकता। और इसी बात को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने तो अपना प्लान भी तैयार कर लिया। अब इसको लेकर के अपना जो प्लान है, ये यूएसए को सबमिट करेगा यूरोपियन यूनियन, या फिर हम कहें यूरोप, जो नेटो मेंबर्स हैं वो, कि भाई हम ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि हम धीरे धीरे हमारी खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हमारी खुद की स्ट्रेंथ है, उसको हम राइज कर सके। यूएसए से धीरे धीरे हम शिफ्ट अवे होना चाहते हैं, और ये पूरा प्लान यूएसए को दिया जाएगा, क्योंकि इसी साल जून मंथ में आपको पता है एनुअल समिट होने वाला है नेटो का। तो ये लोग पहले ही चाहते हैं कि हाँ भाई यूएसए बाद में कुछ करे गड़बड़, स्टेटमेंट्स उल्टे सीधे कुछ आए ट्रंप की तरफ से, उससे पहले ही हम हमारी तरफ से बातें क्लियर कर दें। सवाल यह आता है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देखो, इसके कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आज के टाइम पर यूएसए पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है यूरोप की, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट, ड्रोन्स। बचा क्या है ये बताओ फिर सिक्योरिटी में? इन सारी चीजों के लिए यूरोप डिपेंड करता है यूएसए पे। फिर आ जाओ आप नेटो की बात कर लो। नेटो में जितना खर्चा होता है, बताया जाता है कि लगभग $3.5 बिलियन एनुअल बजट रहता है नेटो का, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग जो कंट्री है वो है यूएसए। लगभग 15.8% का कंट्रीब्यूशन नेटो के अंदर केवल यूएसए की तरफ से आता है। और इतना ही नहीं, यूएसए की तरफ से यूरोप में जो डिप्लॉयमेंट है सोल्जर्स का, वो आपको 80,000 से 1 लाख तक दिखाई पड़ेगा। तो इतना ज्यादा रिलायंस होना यह अपने आप में कमजोरी का कारण भी बन रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर यूरोपियन कंट्रीज एक कहते हैं ना कि पैनिक स्टार्ट ले रहे हैं कि भाई कैसे भी करके हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, खर्चा बहुत करना पड़ेगा। नेटो ने बोल भी दिया, नेटो का जो हेडक्वार्टर है वहां से स्टेटमेंट आ भी गए कि आप यूएसए पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको खुद को अपनी क्षमताएं डेवलप करनी होगी। और यूएस तो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि हम सपोर्ट करें, क्योंकि यूएसए अभी के टाइम पे किसके हाथ में है? यूएसए में ऐसा मामला रहता है, देखो सरकारें बदली तो पूरी की पूरी पॉलिसी बदल गई, आप ये जान के चलो, ठीक है। हमारे देश में तो क्या होता है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, थोड़ा बहुत चेंज भले ही आ जाए, बट एकदम से स्विच करना। यहां पे आप देख लो, केवल 20 जनवरी की डेट और यूक्रेन कहां अर्श से फर्श पे आके गिर चुका है ना। किस तरीके से एक तरफ तो इधर ईस्टर्न यूक्रेन या साउथ ईस्टर्न यूक्रेन को पूरा कैप्चर कर लिया रशिया ने, रही सही में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास में बचे हैं उनमें बार्गेन करने के लिए ट्रंप तैयार हो रहा है। तो यूक्रेन जिस तरीके से बर्बाद होने की कगार पे आ चुका है ना, किसी के कहे में चलने के चलते हैं कि भाई कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो वो चीजें यूरोप के लिए अपने आप में एक अलार्मिंग बेल का काम कर रही हैं। अगर हम आगे चलें तो जब कोल्ड वॉर पीरियड था, उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा डिपेंड होते चले गए यूएसए पे। और पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड की बात करें 1991 के बाद की, तो उसके बाद में ही तो यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। उस टाइम पर बातचीत हुई थी कि चलो ठीक है हम भी कुछ इंडिपेंडेंट करते हैं, बट उस टाइम पर नेटो ने और यूएसए ने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर डेमोक्रेट्स का रूल आने लग गया था। ठीक है, डेमोक्रेट्स में बिल क्लिंटन और इनकी सरकारें आने लग गई थी यूएसए में, तो इनका ये सोचना था कि चलो ठीक है, सहायता के नाम पे हम कम से कम दुनिया भर में रूल तो करेंगे, है ना। तो वो जो चीजें हैं वो यहां पर ट्रंप का मामला बिल्कुल सेट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन, यूरोप, है ना, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए पे कितना डिपेंडेंट है, ये इस चीज से पता पड़ता है कि यूरोप में ये जितने भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के द्वारा अपना जो जीडीपी है उसका 2% से भी कम खर्च किया जा रहा है अपने डिफेंस पे। अब आप सोच लो कि ये कितना ज्यादा एकदम फ्री रह करके मस्त जिंदगी जी रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम में या कई इंडेक्सेस हम देखते हैं कि यार यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी देखो, है एंटी करप्शन इंडेक्स देखो, मतलब जनरल जो होता है शांति के टाइम पे, ओ भाई इनके द्वारा डिफेंस के मामले में कुछ किया ही नहीं जा रहा, ये रियलिटी है। बट वहीं पर इनको यह भी समझने की जरूरत है कि भाई आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पे ज्यादा निर्भर नहीं कर सकते। अब ऐसे में चाइना के लिए तो देखो स्पेस क्रिएट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट यहां पर यूरोप को अपनी खुद की स्ट्रेंथ, खुद के डिफेंस में आगे आना होगा, और उसके लिए ज्यादा भी नहीं तो अभी जितना खर्चा कर रहा है उसमें 30% तक इंक्रीमेंट करने की जरूरत है।
यूएसए का जो प्रेशर रहता है इन कंट्रीज के ऊपर कि हम वेपन नहीं देंगे, वो सारी चीजें वो इनको टैकल करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि एक तरफ ईरान है, एक तरफ यूक्रेन है। यूक्रेन के पास में खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, राइट? तो उसके चक्कर में रशिया के चपेट में आया कि नहीं, सबको दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन की तरफ क्यों जा रहा है? इसीलिए कि मेरे पास में हथियार होगा तो मैं किसी के नीचे दबूंगा नहीं। और एग्जैक्टली यही आइडिया होता है कि आप अपने आप को एक कहते हैं ना कि सोवरन, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना चाहते हैं तो आपको डिफेंस तो खुद को खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। और ये चीज इंडिया भी समझ रहा है और पूरी दुनिया समझ रही है। आज नॉर्थ कोरिया को कोई आंखें नहीं दिखा सकता, बातें चाहे भले ही कितनी कर लो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है उनके पास में। आज अगर उठा करके देखो, लिस्ट देखो आप, रशिया के पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, लगभग 6000 के भी ज्यादा, है ना? और यूरोपियन कंट्रीज की अगर एडिशन करो तो कहां आ रहा है? फ्रांस 290, 225, दोनों मिलाकर के 500 के लगभग आपके पास में न्यूक्लियर वेपन आ रहे हैं। इसके अलावा कोई और है नहीं ना। तो आपको अकेला रशिया पूरा का पूरा खत्म कर सकता है न्यूक्लियर वेपन के टर्म्स की बात करें तो ऐसे में इनको अपनी खुद की कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी। बट यहां पर एक बार फिर से ट्रंप के ऊपर सवाल उठने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने वाले कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ईरान पे तो सवाल उठा देते हो कि हम सैंक्शन लगाएंगे अगर तुम लोग न्यूक्लियर वेपन डेवलप करोगे तो, है ना? तो क्या अब यहां पर यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज अपनी न्यूक फ्लीट को एक्सपेंड करेंगे तो क्या यहां पर ट्रंप एक्शन लेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आज के टाइम पर यूरोप को 5 मेजर सेक्टर्स पर काम करने की जरूरत है। दैट दीज आर एयर डिफेंस, एक अपनी डीप फायर कैपेबिलिटी, एक अपना लॉजिस्टिक एक्सपेंड करना होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके अलावा ग्राउंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अब आप देख लो डिफेंस में इन चीजों के अलावा बचा क्या है इनके पास में जो इनको करने की नई जरूरत है। करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। आइडिया तो पहले भी आया था, देखो कि ये लोग जॉइंट यूरोपियन आर्मी अपनी डेवलप करना चाहते थे। 1953 से लेकर के 60 के टाइम पे जब कोल्ड वॉर अपना स्टार्ट हुआ ही था, उस टाइम पर प्लान हुआ था कि चलो ठीक है हम जॉइंट यूरोपियन आर्मी बनाएंगे, यूएसए पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। यूएसए ने जो हेल्प करनी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमें कर दी, अब हम हमारा खुद से काम करेंगे। बट वहां पर आड़े पड़ा फ्रांस, मना कर दिया, बोले जरूरत नहीं है, क्यों फालतू पैसा खर्च करना। फिर 1990 के टाइम पे यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उधर कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तब अगेन आइडिया आया था कि चलो ठीक है हम हमारी खुद की जॉइंट आर्मी तैयार कर लेते हैं। उस टाइम पर यूएसए और नेटो ने मना कर दिया। अब यहां पर देखा जाए तो अभी 1998 में एक बार फिर से यूके फ्रांस ने ट्राई किया, बट वो प्रपोजल पास नहीं हुआ। इस तरीके से आज के टाइम की बात करें तो यूरोप जो है वो रेडीनेस प्रोग्राम 2030 पे काम कर रहा है कि 2030 तक हमें अपने आप को खुद को तैयार कर लेना है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। हमें इंडिपेंडेंट होना, हमें आत्मनिर्भर होना है। इसका मेन फोकस रहेगा कि भैया वी हैव टू कोलैबोरेट, वी हैव टू कोऑपरेटिव एनफ फॉर आवर कलेक्टिव सिक्योरिटी। तब जाकर के हम अल्टीमेटली खुद को खुद से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज अमेरिका कब मुख मोड़ ले कुछ आइडिया नहीं है। तो ये सिनेरियो यहां पर बना हुआ है। अब आप बताइए कि इंडिया का जो पूरा प्रोग्राम है डिफेंस को लेकर के, उसमें हम कहां अभी स्टैंड कर रहे हैं, किन किन चीजों पर अभी हमें काम करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में अभी भी बहुत सारी शॉर्टेजेस हैं। कहीं ना कहीं हमारी खुद की जो कैपेबिलिटीज हैं वो अभी भी कम है, उन पर हमें और क्या काम करना चाहिए, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।